स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक में आपको मैंने पहला मॉडल समझा दिया, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में डेनियली एंड डेफसन ने क्या पॉइंट्स बताए, क्या प्रॉपर्टीज बताई सेल मेम्ब्रेन की, और क्या क्या उनमें गलतियां थी, खामियां थी, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं सेल मेम्ब्रेन की वो हमारा सैंडविच मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया, तो वो मॉडल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एक और मॉडल आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो दूसरा मॉडल मैंने आपको कौन सा बताया था? 3 मॉडल्स बताए थे मैंने आपको, है ना। नंबर 1 वाज सैंडविच मॉडल, नंबर 2 वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें भी कुछ कमियां हैं। ये जो मॉडल है ये मिलता जुलता है सैंडविच मॉडल से, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स के डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और फाइनली ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और 3rd नंबर पे कौन सा आएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो नंबर 2 वाज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन। पहली बात देखो, अब इसने क्या चीजें बताई। पहला पॉइंट जो इसका था वो सेम था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ plasma membrane is made up of proteins and phospholipids। phospholipids को मैं शॉर्टकट में यहां PL लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखना, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल सेम सैंडविच मॉडल वाली लाइन है। देखो दूसरा क्या चीज इसने अलग बोली, सैंडविच मॉडल में बोला गया था कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर, मतलब बीटा फाइब्रस है ना। लेकिन यहां पे जो है रॉबर्टसन ने ये चीज को बोला कि जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस इन नेचर। बीटा फाइब्रस इन नेचर मतलब कैसा? थ्रेड लाइक। समझ आ गया? प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस इन नेचर मतलब थ्रेड लाइक जो प्रोटीन्स हैं वो होते हैं हमारे यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। इतना समझ आया? ये जो था ये मेन डिफरेंस था सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बीच में। ये मेन डिफरेंस है। सैंडविच मॉडल में बोला गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फा ग्लोब्यूलर है मतलब स्फेरिकल है, लेकिन यहां बोला गया कि जो बीटा फाइब्रस जो प्रोटीन्स हैं दे आर बीटा फाइब्रस इन नेचर। सिंपल सी बात है, यही मेन डिफरेंस था। बाकी जो चीजें हैं वो सेम है, इसलिए इस मॉडल को हम ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन में नहीं करूंगा, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। ये जो है एक मेन पॉइंट इन्होंने अलग बताया था। तीसरा चीज क्या थी कि जो फॉस्फोलिपिड्स थे, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का मतलब मैंने आपको समझाया था, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट हो। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? ग्लिसरॉल हेड, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा था? जो फैटी एसिड टेल्स थी दे वर हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल सैंडविच मॉडल की जैसा है। तो चौथा पॉइंट भी आप इसमें आगे ये लिख सकते हो, द फॉस्फोलिपिड्स आर प्लेस्ड इन 2 layers such that the tails are facing each other and these tails are attracted together या they are attached together by van der Waals forces। बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट मॉडल में आपको मैंने करवाया था। देखो यही सारे पॉइंट्स इसमें सेम है। एक चीज इन्होंने और बताई थी थिकनेस के बारे में, कि थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, thickness of plasma membrane is 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये एक चीज इन्होंने हमें एक्स्ट्रा बताई थी। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये हो गया।
देखो बाकी इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब ये क्या यूनिट मेम्ब्रेन ने कुछ ऐसी चीज अलग बताई जिसकी वजह से वो जो हमारी प्रॉपर्टीज थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो सेटिस्फाई हो सके। कौन सी प्रॉपर्टीज? कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फैट सॉल्युबल चीजों के साथ साथ वाटर सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं, ना वो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की जो रेशियो चेंज हो रही है वो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। जो फ्लूइडिक नेचर या डायनामिक नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको भी ये समझा नहीं पाए। तो इसमें भी बिल्कुल हम वही पॉइंट्स लिखते हैं कि द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एक्सप्लेन्ड the unit membrane model explained the movement of lipid soluble substances but they could not explain the transport या movement of water soluble substances। बिल्कुल सेम। फिर फाइनली जो आएगा हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आएगा, उसमें मैं बात करूंगा कि उन्होंने क्या हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जिसके कारण वो तीनों प्रॉपर्टीज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जस्टिफाई कर पाए। ठीक है ना? तो वो आप जो ये चीजें मैंने बताई ये बिल्कुल आप सैंडविच मॉडल की तरह ही इसमें लिख सकते हो। ठीक है? क्या? जैसे दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल substances but this model could not explain the movement या transport, जो भी लिखना चाहो, across the plasma membrane की बात कर रहे हैं हम, है ना? but this model could not explain the transport of water soluble substances, water soluble substances। ठीक है? also it could not explain the variable प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशो, फॉस्फोलिपिड को शॉर्टकट में लिख रहा हूं रेशो, एंड डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? ये सारी चीजें ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है? अगर देखो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना हो तो आप यहां नीचे भी बना सकते हो, यहां जहां हमने यूनिट मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट किया था वहां भी बना सकते हो, कहीं भी। तो इन्होंने क्या चीजें हमें बताई? ठीक है? ये साथ साथ में आप सारा नोट करते जाना। क्या चीजें बताई? कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ऐसे, दीज वर फॉस्फोलिपिड, है ना? ये सारा आपको मैंने समझा दिया है। दीज वर ग्लिसरॉल हेड्स, और यहां पे ये जो फैटी एसिड चेन है, इस डायग्राम में हम फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नहीं शो करते ताकि डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ये रहा, ये आ गई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फिर दूसरी बात इन्होंने अलग क्या बताई कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर फाइब्रस, बीटा फाइब्रस इन नेचर, मतलब ऐसे थ्रेड लाइक प्रोटीन्स हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है। ठीक है? ये आपको समझा दिया। और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज बताई ही नहीं। तो देखो जो फैट सॉल्युबल चीजें हैं वो यहां से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर तो जा सकती है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं, तो वाटर सॉल्युबल चीजें देखो प्रोटीन से पास हो जाएगी, ग्लिसरॉल हेड से पास हो जाएगी, लेकिन फैटी एसिड चेन से पास नहीं हो पाएगी। तो वही बातें आ गई सारी, है ना, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी। डन। अब हमारा जो फाइनल मॉडल है वो कौन सा है?
वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ध्यान से समझना। ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और नीट के हिसाब से तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत आते ही आते हैं। डन। तो हमारा तीसरा जो मॉडल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो आज भी हम मानते हैं, जिसको हर साइंटिस्ट ने माना है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। It was given by Singer and Nicholson in 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। क्या इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? क्या चीजें इन्होंने हमें बताई? पहली चीज बिल्कुल वही, क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड को पीएल में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। तो पहली लाइन इन्होंने सेम बताई। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई? प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में भी इन्होंने वही बताया जो सैंडविच मॉडल में बताया गया, बस उसने थोड़ी और इंफॉर्मेशन हमें प्रोटीन के बारे में दी। क्या? प्रोटीन्स वर, सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? प्रोटीन्स का नेचर कैसा था? अल्फा ग्लोब्यूलर। तो इन्होंने भी बोला कि प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर। प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर। अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? स्फेरिकल प्रोटीन्स। लेकिन इन्होंने यहां पे एक इंफॉर्मेशन हमें और दी, जिससे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में हेल्प हुई। क्या? प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर। तो इन्होंने बताया प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप्स के। अब मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं छोटी सी, ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए कि कौन से प्रोटीन्स की ये बात कर रहे हैं। तो देखो, पहली बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है उसके बारे में सेम बताया कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं, इस तरीके से कि उनकी जो टेल्स है एक दूसरे को फेस करती है, बिल्कुल ही जैसा हम अभी तक पढ़ रहे थे। तो डायग्राम में क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। दीज आर फॉस्फोलिपिड लेयर। अभी ये डायग्राम नहीं बनाना, इसमें थोड़ी चेंजेस करूंगा मैं, अभी बस बना रहा हूं, समझो क्या बना रहा हूं। ये आ गई हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इन्होंने बोला कि प्रोटीन्स जो हैं ये दो टाइप के हैं। नंबर 1 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। नंबर 1 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स जो हमारे ये फॉस्फोलिपिड हेड को अटैच्ड हैं लूजली तरीके से। और ये कहां पे अटैच्ड होते हैं? ये आउटर पेरिफेरल साइड की तरफ अटैच्ड होते हैं। देखो, ये पूरी की पूरी ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बनेगी, है ना। चाहे मैं इसको यहां ऊपर से बनाऊं ऐसे, एक्चुअली ये पूरी हमारी सेल मेम्ब्रेन है। आपको समझा दिया इतना मैंने। तो अब इस फॉस्फोलिपिड हेड के साथ सिंगर एंड निकोलसन कह रहे हैं कि कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। तो अभी तक जो हम प्रोटीन्स बना रहे थे वही बात कर रहे हैं। तो समझ लो ये वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आ गए, ठीक है। कहीं हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस लेयर हो। तो मैं कहीं बना दिए, कहीं पे नहीं बनाए। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर
लूजली अटैच्ड प्रोटीन्स हेल्ड विद हेड ऑफ, है ना, इसको ये क्या था, हेड पार्ट था हमारे फॉस्फोलिपिड का। लूजली अटैच्ड प्रोटीन्स हेल्ड विद हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल हेड के साथ अटैच्ड है। सिंपल तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो लूजली तरीके से, बिल्कुल वीक बॉन्ड से ग्लिसरॉल हेड के साथ अटैच्ड होते हैं, ग्लिसरॉल हेड के साथ अटैच्ड होते हैं। ये हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो अभी तक आपको सेम लग रहा है, लेकिन यहां पे इन्होंने एक पॉइंट हमें और बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको आप चैनल प्रोटीन्स भी कहते हो, चैनल प्रोटीन्स भी कहते हो, या इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। मैं समझाता हूं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है, चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टनल प्रोटीन्स, इनको टनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। क्यों? देखो, अगर मैं इसको आउटसाइड जो सेल मेम्ब्रेन है उसका आउटर पेरिफेरी मानूं और ये सेल मेम्ब्रेन का इनर साइड मानूं जहां पे साइटोप्लाज्म होगा, तो कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, मतलब सेंटर में होंगे। जैसे ये मैंने एक इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाया। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ध्यान रखना ये भी दो टाइप के होते हैं। अब मैं इसको यहां पे ऊपर बना रहा हूं, आपने अपने नोट्स में बिल्कुल कंटिन्यूअसली नीचे बनाना है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपको समझ आ गए। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यहां जिसको आपने क्या बोला, टनल प्रोटीन, ये भी आगे दो टाइप्स के हैं। एक मैंने देखो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन बनाया, और कहीं कहीं पे क्या होता है, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन भी हो सकते हैं। बात आई समझ मेरी? ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है, इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो है, ये और ये दोनों क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये दोनों जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, लेकिन ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये पार्शियली एम्बेडेड है, मतलब ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में डूबा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा डूबा हुआ है। और ये वाला जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। बात आ गई समझ? तो जो टनल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं, पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं, या कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। समझ आ गया? देखो इससे क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करने देते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो अभी तक हमारा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये अभी तक कोई मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन इन
टनल प्रोटीन्स की वजह से, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन की वजह से हम अब ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल चीज बाहर से अंदर कैसे आ रही है और वाटर सॉल्युबल चीज अंदर से बाहर कैसे जा रही है। अभी तक जो थी ये एक लिमिटेशंस थी पिछले मॉडल्स की, है ना, ये लिमिटेशंस थी पिछले मॉडल्स की जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वाटर सॉल्युबल चीजें अंदर या बाहर कैसे मूव कर रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रही है। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, इस पॉइंट से, इस फैक्ट से अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वाटर सॉल्युबल चीजों की मूवमेंट। तो देखो, जो पहला प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फैट सॉल्युबल चीजें और वाटर सॉल्युबल चीजों को दोनों को मूव करने की अलाउंस देती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से, ये बाकी जो पोर्शन है यहां से फैट सॉल्युबल चीजें जो है मूव करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, और इन टनल प्रोटीन से, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन से, जो ये कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स है, इनकी हेल्प से वाटर सॉल्युबल चीजें अंदर या बाहर अब जा सकती है। ये पहला पॉइंट हमारा इससे क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया हमें पहला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड से बनी है। फिर इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो अल्फा ग्लोब्यूलर इन नेचर है, सेम। लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा हमें क्या बता दिया कि जो वो प्रोटीन्स है वो दो टाइप के हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं और कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट समझ आ गई कि फैट सॉल्युबल चीजें और वाटर सॉल्युबल चीजें दोनों कैसे मूव कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इन्होंने एक और पॉइंट बताया हमें फॉस्फोलिपिड के बारे में, अब हम वो लिखते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब उन्होंने जो तीसरा पॉइंट बताया वो बताया फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। तो पहली बात उन्होंने सेम बताई कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, दे आर, फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर, इसका मतलब आपको पता है क्या, कि जो फॉस्फोलिपिड है इसमें दो पार्ट्स था, एक था ग्लिसरोल हेड, और जो ग्लिसरोल हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक, है ना। देखो, इसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं या पोलर पार्ट भी बोलते हैं, याद रखना, पोलर पार्ट भी इसको बोला जाता है। और जो ये है फैटी एसिड टेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर वाली चीजों को, डिसॉल्व चीजों को पास होने देगा। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर सॉल्युबल चीजों को पास नहीं होने देगा। और इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट। तो जहां भी आपने ये पहले लिखा था वहां पे ये पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। देखो, इन्होंने यहां पे और क्या चीज बताई हमें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। इन्होंने बताई फॉस्फोलिपिड्स शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। Phospholipids shows two types of movements. Number one is transition movement. Transition movement. And number two is flip-flop movement. Transition movement and flip-flop movement. इसने बोला कि जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं ये मूव करते हैं, किस तरीके से, दो तरीके। देखो, जैसे अगर ये एक फॉस्फोलिपिड है, इसको मैं 1 नाम देता हूं, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड है, इसको मैं 2 नाम देता हूं। अगर ये फॉस्फोलिपिड एक दूसरे की पोजीशंस चेंज कर दे, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, या किसी भी जगह आपस में, देखो दो तरीके की मूवमेंट है, ध्यान से समझो, ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप। ट्रांजिशन मूवमेंट होता है जब एक ही लेयर के बीच के
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट हो। एक ही लेयर, दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड की, दो लेयर्स हैं, अगर एक ही लेयर के फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी जगह चेंज करें, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट। और अगर ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, दो लेयर्स के बीच के फॉस्फोलिपिड्स अपनी मूवमेंट चेंज करें, तो उसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो समझ लो जैसे ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, अगर वो ऐसे फ्लिप हो गए, है ना, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल था ऊपर वाली लेयर में चला गया, ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो था वो नीचे वाली लेयर में आ गया, दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है? व्हेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल changes position in the same layer। और जब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जब दो लेयर्स के बीच के जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो मूव करें, मतलब ये वाला यहां आ जाए और ये वाला यहां चला जाए, तो दिस इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये वाला यहां गया, ये वाला यहां आ गया, एक ही लेयर के बीच में हुआ, दिस इज ट्रांजिशन मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू लेयर्स, दोनों लेयर्स के बीच के मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो मूव करें। ठीक है, समझ आ गया? देखो एक चीज उन्होंने हमें क्या बताई, इन इंट्रिंसिक प्रोटीन के कारण, जिसके कारण हम वाटर सॉल्युबल चीजों की मूवमेंट को हम एक्सप्लेन कर पाए। दूसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या दी, हमें इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दी। तो देखो ध्यान से समझना, या भी आपको मैं फिर समझाऊंगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब यहां पे हमने जो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स थे, है ना, सॉरी ये इंट्रिंसिक में ही आएगा, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन में ही आएगा, पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहां थे? ऐसे बाहर की तरफ अटैच थे, है ना, आपको समझाया था मैंने, ऐसे बाहर की तरफ अटैच्ड है, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ये एक एरिया ले लूं, कोई भी एक एरिया ले लूं, जैसे ये ले लिया मैंने, आपको ये लाइंस मारने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना, ये मैंने एक एरिया ले लिया। इस एरिया में अभी देखो दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और 1 2 3 4 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो अभी रेशियो क्या हो रही है? 2:4। ये प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड है। लेकिन समझो, जब ये वाला फॉस्फोलिपिड इस वाले फॉस्फोलिपिड के साथ मूवमेंट, ऐसे ट्रांजिशन मूवमेंट शो करेगा, ट्रांजिशन मूवमेंट शो करेगा, तो एक टाइम होगा ना जब ये यहां से यहां जा रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा होगा, तो एक टाइम होगा जब इस जगह कोई फॉस्फोलिपिड नहीं होगा, है ना। एक टाइम आएगा, बीच में थोड़ी देर के लिए ही आए, बट आएगा जब ये जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि वो जो फॉस्फोलिपिड है वो यहां जा रहा है, ये वाला इसकी जगह जा रहा है, ट्रांजिशन मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब देखो रेशियो क्या हो जाएगी, प्रोटीन वही है 2, लेकिन फॉस्फोलिपिड हो गए 3, 2:3। तो हुई ना वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो। ये मतलब था इनका कि जब मैंने इस वक्त माइक्रोस्कोप के अंदर इस एरिया का स्टडी किया तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो आई 2:4। फिर मूवमेंट्स तो कंटिन्यू हो रही हैं, तो अगली बार जब मैं देख रहा हूं तो रेशियो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं और ये प्रोटीन जो हैं ये मूव करते रहते हैं। तो इससे हमारा वो जो सेकंड पॉइंट था कि वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखी जाती है, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम लिख लेते हैं इसे कि ये इस मॉडल ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो पहला पॉइंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रॉपर्टी थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे फैट सॉल्युबल चीजें और वाटर सॉल्युबल चीजें दोनों की दोनों जो हैं वो
ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो दिस मॉडल explains number 1 movement of this model explains movement of lipid soluble substances, lipid soluble substances। पहला पॉइंट ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबल, देखो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, प्रोटीन से पास कर सकता है, और ये जो है ये तो फैटी, ये खुद लिपिड है ना, दिस इज लिपिड मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली लिपिड से कर सकता है। फिर यहां पे प्रोटीन आ गया, तो लिपिड सॉल्युबल चीजें तो ट्रांसपोर्ट ऐसे भी अभी तक हो रही थी, लेकिन इन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के कारण अब जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं वो भी अंदर बाहर जा सकती है। तो दूसरा क्या बोला, मूवमेंट ऑफ दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस as well as water soluble substances through टनल प्रोटीन्स, है ना। टनल प्रोटीन्स की हेल्प से अब वाटर सॉल्युबल चीजें भी मूव कर रही है। This model also explains variable protein phospholipid ratio because of transition and flip-flop movement, flip-flop movements of phospholipid। तो उसकी वजह से जो दूसरा पॉइंट था फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से अब ये भी एक्सप्लेन हो गया। जो तीसरा पॉइंट था डायनामिक नेचर का, तो डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आप साथ में लिख ले रहा, डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या बोला, कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक स्टेटमेंट दी है। डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्या, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। समझाता हूं मैं इसका मतलब अभी। प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड वॉज द फ्रेज गिवन बाय देम टू एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर या फ्लूइडिक नेचर, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट देके जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने एक्सप्लेन दी, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो उन्होंने कहा क्या कि जैसे जो आइसबर्ग्स हैं, आपने देखा है कि समुद्र में जो वो बर्फ के वो जो टिल्ले से बन जाते हैं, आइसबर्ग्स बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो पानी में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे आइसबर्ग्स हैं, वो जो बर्फ है वो हल्की है और जो पानी है वो फ्लूइडिक है, वो फ्लूइड नेचर है, इसीलिए वो जो बर्फ के टिल्ले हैं वो पानी में ऐसे तैरते हैं और मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फ्लूइडिक नेचर ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो फ्लूइडिक है, इसीलिए जो प्रोटीन है इतने आराम से, जो आइसबर्ग्स है इतने आराम से उस पे तैर पाते हैं। तो यही स्टेटमेंट दी उन्होंने कि आइसबर्ग्स फ्लोट इन सी
बिकॉज ऑफ फ्लूइडिक नेचर ऑफ वाटर। इन द सेम वे, in the same way, proteins shows movement because of quasi-fluid nature of lipid। उन्होंने ये बोला कि जो लिपिड हैं दे आर क्वासी फ्लूइड, मतलब थोड़ा सा सेमी फ्लूइडिक नेचर है, जिसके कारण जो प्रोटीन्स हैं वो उसमें मूवमेंट कर पाते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी क्या प्रूव करने के लिए? डायनामिक नेचर या फ्लूइडिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये समझ आ गया। ये जो था ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आपको जो चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक के लिए, जिसमें हमने सैंडविच मॉडल किया, फिर हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कर लिया, और फाइनली वो दोनों गलत थे और प्रूव जो सही मॉडल था वो हमारा ये वाला मॉडल है। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, जिसमें आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई। देखो इसमें डिफरेंट क्या था, इन्होंने यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में बताया, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल चीजों की मूवमेंट को हम एक्सप्लेन कर पाए। इन्होंने फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट की बात की कि यहाँ पे ट्रांजिशन मूवमेंट होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, जिसके कारण हम क्या कर पाए, जिसके कारण हम जो वो वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो है उसके बारे में बात कर पाए। और जो तीसरा पॉइंट था डायनेमिक नेचर का, उसको उन्होंने प्रूव कर दिया इस स्टेटमेंट से कि द प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। जो लिपिड है वो एक क्वासी फ्लूइड है, इसीलिए जो प्रोटीन्स हैं उस पे मूव कर पाते हैं या फ्लोट कर पाते हैं। एक हिसाब से मूव वर्ड जो है वो बेटर है। तो ये हमारा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक हो गया। एक आपको मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्टर व्यू दूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ताकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सको। तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्टर व्यू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसमें ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तरफ, ये क्या है? These are phospholipid bilayer। एक यहाँ पे ऊपर की तरफ है और एक अंदर नीचे की तरफ होगी, है ना। ये आ गई हमारी phospholipid bilayer। अब उसमें देखो कहीं कहीं पे क्या होते हैं, ये देखो प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। कौन से? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये देखो जो सिर्फ बाहर की तरफ ऐसे अटैच्ड है ना, ये देखो ये बाहर की तरफ अटैच्ड है। फिर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो दो टाइप के हैं, एक ये रहा, इट इज अ पार्शियली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो है ये है हमारा कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हमने टनल प्रोटीन भी कहा है। ये भी हमारा टनल प्रोटीन है। देखो जो बाहर और अंदर तक बिल्कुल ऐसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ये रहा हमारा कंप्लीटली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर जिसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं और कंप्लीटली एम्बेडेड भी हो सकते हैं। अब यहां पे देखो कुछ टर्म्स और हैं, आपको मैं समझा देता हूं। ये हमारे प्रोटीन्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन, ये जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की ऐसे चेन अटैच्ड हो, तो प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट लगता है इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। और यहां पे अगर लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, ये देखो फॉस्फोलिपिड का ग्लिसरॉल हेड है, अगर उसके साथ डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट लग जाए तो क्या बोला जाएगा? लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये हमारी सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, ये हमें सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, बैक्टीरिया में मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स बोला था। वहां पे जो ग्लाइकोकैलिक्स था वो क्या कर रहा था? वो हेल्प कर रहा था, प्रोटेक्शन का काम कर रहा था बैक्टीरिया की को बचाने के लिए। लेकिन यहां पे जो ये ग्लाइकोकैलिक्स का बताया था ना मैंने कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम में
एनिमल्स में क्या होता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। मतलब कौन सा जो सेल है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी का अपना है या कहीं बाहर से आया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो ग्लाइकोलिपिड। फिर यह आ गई हमारी फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, ये आ गए हमारे प्रोटीन चैनल्स। कौन सा प्रोटीन चैनल बोला मैंने, इसको टनल प्रोटीन, है ना। फिर एनिमल्स में क्या होता है, कहीं कहीं पे हमारे कोलेस्ट्रॉल्स भी अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, याद रखना एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और ये अगर सेल का इनसाइड है, ये सेल का बाहर वाला है, आउटर पेरिफेरी है सेल मेम्ब्रेन की, और ये अंदर का है, तो ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे कहीं कहीं पे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स, है ना, मैंने बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। दो तरीके के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स, ये अंदर की तरफ है। ये वही हमारे इंटेग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, ये आपको मैंने सारा समझा दिया था। एक्चुअली ये जो है ये थोड़ा एम्बेडेड है, तो इसको हम पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। जो बिल्कुल बाहर की तरफ हो उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलेंगे। तो ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब दे दी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दे दी है। इसके बाद एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो सब्सटेंसेस हैं बाहर से सेल के अंदर कैसे आते हैं या अंदर से बाहर कैसे जाते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, थैंक यू।